हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है घर में काम चल रहा है। तो वहाँ पे व्यस्त होने के कारण जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज मैं जो है एक लाइनमैन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पे उम, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे आपको कराऊँगा। तो यहाँ पे देखिए ये है, इसमें कोड नंबर 251 ये 2015 का है। सीरीज़ डी थी और पोस्ट कोड 396। तो ये मैंने एक जो है क्वेश्चन पेपर बंदे से मांगा था, तो उसने मेरे को क्वेश्चन पेपर के फ़ोटो भेजे थे और उसको मैंने यहाँ पे जो है उनको लिख के उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा कि इनके मतलब आंसर क्या है, इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश में उतारा है। ये इंग्लिश जो है, ये मैं कहूँ कि इंजीनियरिंग की जो इंग्लिश है वो ज़्यादा कठिन नहीं होती है, आसान ही इंग्लिश होती है। क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश मेरे को भी नहीं आती, फिर भी जो इंजीनियरिंग की जो इंग्लिश है वो इजी होती है, उसमें पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता है, सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन अभी करा देता हूँ। जितने भी इसमें 10 या 11 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में लूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं लूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इसमें जो है करीब 200 का क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो उसमें से 40 क्वेश्चन थे, आप 40 या 50 का क्वेश्चन थे। उसमें से कुछ जीके के थे, कुछ हिंदी के, कुछ इंग्लिश के। तो ये जो यहाँ पे मैंने टेक्निकल के जो क्वेश्चंस है वो लिए हैं। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है, इन रेजिस्टेंस हीटिंग हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ। हीटिंग एलिमेंट काहे का बना होता है जो कि आपके हीटर में होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर जिसका होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। या सिंपल भाषा में कहे कि जो आपके हीटर में, जो घर में हीटर यूज़ होता है उसमें जो एलिमेंट यूज़ होता है जो गर्म होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है निकल कॉपर, ऑप्शन नंबर बी दिया है नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर सी दिया है यूरेका और ऑप्शन नंबर डी दिया है सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम। ये जो है हीटिंग एलिमेंट, जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो नाइक्रोम के ही बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर नाइक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो कैपेसिटर लगा होता है सप्लाई लाइन के पैरेलल में, तो उसका क्या कार्य होता है, वहाँ पे क्यों लगाया जाता है वो कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है सप्लाई लाइन के पैरेलल में है, इसका जो यूज़ होता है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है। पहला है स्टेबलाइज द आर्क, reduce the starting current, reduce the noise, improve the supply power factor। चिंगारी को ख़त्म करने के लिए reduce the starting current को कम करने के लिए reduce the noise, शोर को कम करने के लिए, या फिर improve the पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूव द पावर फैक्टर। तो जो कैपेसिटर होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में वो सप्लाई के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लगाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन द इंडक्शन मोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द रोटर ऑफ इट इज़। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वेरी नियर इनपुट वोल्टेज टू स्टेटर, ऑप्शन नंबर बी है स्लिप टाइम द इनपुट वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी है ज़ीरो और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब हमारी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी तो जो वोल्टेज पैदा होगी रोटर में वो कितनी पैदा होगी। ये बोलता है ऑप्शन नंबर ए जो इसका कि स्टेटर में जितनी वोल्टेज है उसके बराबर, या फिर ज़ीरो, या फिर स्लिप टाइम द इनपुट वोल्टेज, या फिर इनपुट वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर जो घूमती है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर घूमती है। तो अगर इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगी तो जो हमारे मोटर की स्लिप होती है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो अंतर होता है उसको कहते हैं स्लिप। तो जो स्लिप होगी वो ज़ीरो होगी। स्लिप नहीं होगी तो वोल्टेज भी पैदा नहीं होगी वहाँ पे, और मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। जब मोटर में स्लिप ही नहीं होगी तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, इसलिए वहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज पैदा होगी और वहाँ पे कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगी रोटर में, और वहाँ पे कोई भी रोटर फ्लक्स नहीं बहेगा
और जो मोटर है रुकने की कोशिश करेगी, और वहाँ इसलिए इसका जो आंसर है वो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर पावर फैक्टर करेक्शन ऑफ पावर सिस्टम विच वन इज़ यूज्ड। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कैपेसिटर, बी है इंडक्टर, सी है रजिस्टर और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैपेसिटर जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर टाइप इज़ पोलराइज्ड। इनमें से कौन सा कैपेसिटर है जिसमें पोलरिटी लिखी होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है? इनमें से कौन सा जो कैपेसिटर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रोलाइटिक, ऑप्शन नंबर बी है पेपर कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर सी है सेरेमिक कैपेसिटर और ऑप्शन नंबर डी है माइका कैपेसिटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं उनमें पोलरिटी लिखी होती है, वो पोलराइज्ड कैपेसिटर कहलाते हैं। बाकी जो ये कैपेसिटर है इनमें कोई भी पोलरिटी नहीं होती है, इनको आप कोई भी इनमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी हिसाब नहीं होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी जो इसकी लिखी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द पीक वोल्टेज इन AC वेव इज़ ऑलवेज। पीक वोल्टेज कितनी होती है AC में? इसका ऑप्शन नंबर ए है ग्रेटर देन द एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज से ज़्यादा, लेस देन द एवरेज वोल्टेज से कम, ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वोल्टेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो इसका है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो AC सप्लाई में पीक वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सपोज डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल DC सर्किट एंड कट द रेजिस्टेंस इन हाफ, देन द करंट विल बी। सपोज कीजिए कि किसी सिंपल DC सर्किट में जब हम वोल्टेज को डबल कर देंगे और रेजिस्टेंस को आधा कर देंगे तो वहाँ पे करंट कितना होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए है बिकम्स 4 टाइम एज ग्रेटर, 4 गुना हो जाएगा, बिकम्स ट्विस्ट एज ग्रेट यानी कि 2 गुना हो जाएगा, स्टे द सेम एज इट वेज बिफोर, उतना ही रहेगा जितना कि पहले था, और ऑप्शन नंबर डी है बिकम्स हाफ एज ग्रेट, मतलब आधा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकम्स 4 टाइम एज ग्रेटर, यानी कि 4 गुना हो जाएगा उस टाइम जो करंट होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर में भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जब हम वोल्टेज को डबल करेंगे और रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो हमारा जो करंट है वो 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी वोल्टेज जो है वोल्टेज इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाने के लिए है, और रेजिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं 2 ओम। और जो DC सर्किट में करंट निकालने का सूत्र होता है वो होता है V/R, तो वो हो जाएगा 100/2, I इज इक्वल टू 100/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 50 आ जाएगा, तो करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू 50। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए कि हमारा एक सिंपल सर्किट ये है, इसमें वोल्टेज 100 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस को 4 मान लेते हैं यहाँ पे, और वोल्टेज को 200 मान लेते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, 200 और 4, यहाँ पे 4 लिख देते हैं और यहाँ पे 200, तो ये कितने से जाएगा? इतना ही आएगा, ये 50 इसका जो करंट आ जाएगा। तो अब क्या बोला है कि जब हम वोल्टेज को डबल करेंगे तो इसका मतलब है वोल्टेज हो जाएगी हमारी 200 से 400, वोल्टेज हो गई 400। उसके बाद बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है उसको करना है आधा, यानी कि 4 से करेंगे उसको 2। तो अब जब इसको काटेंगे 2 एकम 2, कितने दूनी 400, 200 दूनी 400। तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है हमारे पास? 200 एम्पियर करंट आ रहा है, बल्कि जो पहले हमारा सर्किट था वहाँ पे आ रहा था 50 एम्पियर करंट, अभी है 200। तो ये आप देख रहे होंगे कि 4 गुना हो रहा है हमारा करंट, 50 चौके 200 होता है, तो ये 4 गुना करंट होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो था, ऑप्शन नंबर जो ए था बिकम्स 4 टाइम एज ग्रेट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर समटाइम मेक यूज ऑफ फेरेट्स कोर बिकॉज इट हैज़
कई बार जो है ट्रांसफार्मर में जो फेरिट ये फेरिट कोर्स होती है ये लगाई जाती है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी है हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी है हाई हिस्टेरेसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लो परमिएबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाई रेजिस्टेंस। इसका जो फेरिट कोर्स होती है ट्रांसफार्मर की, इसमें जो है हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए जो है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में कई बार ये वाली जो कोर्स होती है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पावर ट्रांसफार्मर आर जनरली डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड। पावर ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो कितनी रखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है नो लोड, ऑप्शन नंबर बी है हाफ लोड, ऑप्शन नंबर सी है नियर फुल लोड, और ऑप्शन नंबर डी है 10% ओवरलोड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियर फुल लोड। तो जो पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है वो फुल लोड के आसपास रखी जाती है। 10वां क्वेश्चन है द ट्रांसफार्मर लेमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर्स बाय। जो ट्रांसफार्मर की लेमिनेशंस होती है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो लेमिनेटेड करके बनाई जाती है, वो आपस में से इंसुलेटेड किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए है माइका, ऑप्शन नंबर बी है वार्निश, ऑप्शन नंबर सी है पेपर, और ऑप्शन नंबर डी है एनी ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वार्निश। जो ट्रांसफार्मर की कोर जो लेमिनेटेड करके बनाई जाती है वो जो है वार्निश के द्वारा आपस में इंसुलेटेड होती है, उनमें वार्निश की होती है। तो यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये वाला करा देता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है। तो 11वां क्वेश्चन जो है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर सप्लाई इन इंडिया। इनमें से कौन सी जो है भारत में मानक सप्लाई नहीं है, यानी कि कौन सी सप्लाई इनमें से यूज़ नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए 11 kV, ऑप्शन नंबर बी है 33 kV, ऑप्शन नंबर सी है 66 kV, और ऑप्शन नंबर डी है 122 kV। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 122 kV की जो सप्लाई है वो इंडिया में यूज़ नहीं की जाती है। ये 11, 33 या फिर 66 kV की जो सप्लाई होती है वो अधिकतर यूज़ की जाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने प्रीवियस के जो 2015 का लाइनमैन का क्वेश्चन पेपर है उसके जो टेक्निकल से रिलेटेड 11 क्वेश्चंस कराए। तो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट्स को भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होता है ये तो आजकल सबको पता है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।